नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ेंगे जो माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की पूरी समीक्षा, उसका संपूर्ण अध्ययन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माधवराव सप्रे का जीवन परिचय। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र, ये पत्रिका थी, एक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। इसको हमें याद रखना है। पत्रिका का नाम है छत्तीसगढ़ मित्र, एक मासिक पत्रिका। इसी पत्रिका में सबसे पहले इन्होंने अ, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन किया था। हालांकि यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चली। उसमें इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दास बोध और महाभारत का भी अनुवाद किया है। आगे हम इनकी रचनाएं देखेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं। एक वीडियो नीचे लिंक होगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट है इस चैनल की, वहां पर भी आप सारी कहानियां एक प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगी, वहां पे भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे हम इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। माधवराव सप्रे की जो रचनाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर का विचार। माधवराव सप्रे की कहानियां। संपादक देवी प्रसाद वर्मा ने इनका कहानियों का संपादन किया है। जो कहानियां माधवराव सप्रे ने लिखी है। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखनी है। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में। उसके बाद है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 से शुरू होती है। वहीं पर इसकी चर्चा होती है, कौन सी पत्रिका से होती है? सारिका पत्रिका से। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसको एक टोकरी भर मिट्टी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। माधवराव सप्रे की जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता के विकास और उनके योगदान, उनकी राष्ट्रीय चेतना, समाज सेवा, राजनीतिक सक्रियता की याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर पत्रिका में लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी, ये स्प्रे पूरा आएगा स और प्रे, ये मिस्टेक को ध्यान थोड़ा ठीक कर लेना। सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक उत्पादक, उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांव में घूम घूम कर उनकी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता में जकड़े हुए गरीब करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनकर अपने आसपास के व्यक्तियों, संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीव बनाने वाले थे। कौन थे? माधवराव सप्रे। अब सप्रे जी ने कुछ अनमोल बातें कही हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा था, जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं। जो हमारे अंदर गौरव की भाषा नहीं भर सकती, गौरव का, अभिमान का जज्बा नहीं भर सकती, वह भाषा किसी काम की नहीं। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी के कुछ मुख्य बिंदु और उसकी समीक्षा
और सारांश क्या, हम तो पूरी कहानी ही पढ़ेंगे, वो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। अब इस कहानी से संबंधित कुछ विद्वानों के कथन हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देशी हिंदी भाषा बताया है। देशी हिंदी भाषा बताया है डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को, और संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसको पहली कहानी माना है। डॉक्टर सत्यकाम इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर सत्यकाम कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपरी तौर पर एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में मातृभूमि से लगाव की कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। इस कहानी में इस पात्र सिर्फ दो ही हैं, एक जमींदार है और एक वह अनाथ विधवा बुढ़िया है। और जो दो गौण पात्र हैं वो है एक जमींदार का वकील और विधवा की पोती। चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उसको लगा कि मैं इसको अपने महल को थोड़ा और बढ़ा लूं, लेकिन रास्ते में थी क्या? एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी। विधवा विधवा से बहुतेरा कहा कि झोपड़ी हटा ले, पर वह कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी। बस अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। क्या कह रहा है वो कि वो जो विधवा थी, उसकी झोपड़ी पर उसके पड़ोसी ने अपना कब्जा जमाना चाहा, और था क्या, ना ही तो उसका पति था, ना ही उसका पुत्र था, और उसकी पुत्र वधू भी एक 5 साल की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। बहुत बेचारी बेसहारा थी, अनाथ थी, विधवा। एक छोटी बच्ची का उसके ऊपर कर्तव्य था, उसको पालने का उसका कर्तव्य था। और ऐसे में इतना भयंकर काम कि उसको उसकी झोपड़ी जो उसका एकमात्र आधार थी, उससे निकालने के लिए जमींदार ने अदालतों के दांव पेंच लगाकर उसको निकाल दिया, और वह एक अब पड़ोस में जाकर रहने लगी है। आगे देखते हैं कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर यहाँ पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। कृपया महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब वो बेचारी उसको बताती है, जमींदार को, कि मेरी जो एक छोटी सी पोती है,
उसने खाना नहीं खाया क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि जमींदार ने उसकी झोपड़ी छीन ली है उनसे और अब वो उनका घर नहीं है। वो उसको नहीं समझा पा रही, वो भूखी है, वो उसको खाना खिलाना चाहती है, इसीलिए एक टोकरी मिट्टी की वहाँ से उठाने के लिए आई है। जमींदार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसको मिट्टी उठाने के लिए कह दिया कि वो ले जाए। अब विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगी, उसकी जो पुरानी यादें थी उसको सब याद आने लगा कि कैसे वो इस घर में रहती थी, कैसे वो इस घर में दुल्हन बन के आई, सब तरह-तरह की बातें बच्चे हुए, बच्चों की शादियाँ हुई, फिर पोती हुई, वो सब बातें उसकी याद आने लगी और आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुःख को किसी प्रकार सँभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली, हाथ से उठाकर बाहर ले आई, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। अब वो उसी ज़िम्मेदार को कहती है कि ज़रा हाथ लगा दो कि मैं इसको उठा के अपने सर पर रख लूँ। ज़मींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह हाथ बार-बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहाँ से एक हाथ भी ऊँची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। टोकरी अब यहाँ प्रतीकात्मक है, क्या वो टोकरी नहीं उठा सकता था? जब वो बुढ़िया उसको उठाकर ले आई, तो सिर पर भी उठा के रख सकता था, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वह स्वाभिमान से भरी टोकरी थी। तब विधवा क्या कहती है? जब उसने कहा कि यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, तो विधवा ने सुनकर कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। छोटी सी कहानी है, लेकिन कितनी गूढ़, कितनी गहरी, कितनी मार्मिक कहानी है कि जो व्यक्ति अपने धन से, धन मद से, धन का अहंकार उसको गर्वित कर रहा था, उसकी आंखें खुल जाती हैं जब विधवा ये कहती है कि ये जो पाप कर्म आप जो कर रहे हैं, आपका जो काम है, वह आप उसका बोझ जन्म भर उसका भार कैसे उठाएँगे? वो समझ जाता है कि ये मैंने बहुत गलत किया और उसको उसकी झोपड़ी वापस देता है, उससे क्षमा माँगता है। माधव सप्रे ने 1900 में यह कहानी लिखी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगली दूसरी कहानी लेके आएँगे। अभी प्रश्न मैं सोच रही हूँ कि सभी कहानियों की इकट्ठे एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को करा दूँगी। अभी आप अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और यदि वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगता है, ज़रा भी आपको कहीं हेल्पफुल होता है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप नेट यूजीसी नेट या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।